नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब देंगे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है आपका शो में। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। राहुल झा हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राहुल नमस्कार, बताइए कहाँ अटक रहे हैं आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? देखिए, एक्चुअल में मैंने आपको सारा डिटेल भेजा है जी। या आई एम अर्निंग सम 24,000 25,000 ये बैंक से। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, और हम कोई बिगनिंग ही है तो हमको सोच रहे थे कि अगर आपसे स्टार्टिंग में गाइडेंस मिल जाती तो वेरी गुड। आपने एक अच्छा काम किया कि आपने टर्म प्लान ले लिया है राहुल, है ना? आपने टर्म प्लान लिया है, राइट? यस। ओके। और अभी आपने जो लिखा था मेल में कि फिलहाल कोई गोल आपको समझ में नहीं आ रहा है। शादी करेंगे आप 4 साल के बाद शायद, और आप घर भी खरीदने की सोच रहे हैं अगले कुछ सालों में। यस। तो ये शादी के लिए पैसे घर वाले उनके पास है या फिर आप खुद ही कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। क्या नहीं? राहुल, या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि शादी के लिए पैसे आप खुद ही जोड़ रहे हैं या फिर आपके घर वालों के पास है? खुद ही जोड़ेंगे। कितना? 5 लाख। 5 लाख। ओके। और आपकी सेविंग अकाउंट में फिलहाल करीब 30,000 के आसपास है। ओके, बताइए हेमंत, टर्म प्लान इनके पास है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? कंपनी ने दिया हुआ है? हाँ, कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस दिया होता है। कितना कवर है? कवर ये नहीं पता मुझे। ओके। कैसे, कहाँ से शुरू करें ये अपनी प्लानिंग? देखिए स्वाति, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही। एक तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि एक टर्म प्लान लिया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने यंग एज में आप लेंगे एक तो प्रीमियम बहुत कम होता है, दूसरा कभी कोई डिस्प्यूट नहीं आता है कि आपको ये पहले से कुछ डिसीज थी या नहीं। आई थिंक वो बहुत ही सही स्टेप है। दूसरा स्वाति, एक अच्छा काम राहुल ने किया है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। अपने करियर के स्टार्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी रकम से आप बड़ी रकम बना सकते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है वो आपको तभी होगा जब आप लंबा समय देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। आई थिंक वो दोनों तरीके से राहुल ने जो शुरुआत की है वो बिल्कुल यहाँ पे सही की है, तो उसमें तो कोई इशू है नहीं। इनके जो 3 फंड है इनके पास, तीनों के तीनों फंड अच्छे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही चीज का इनको ध्यान देना है, ये कुछ भी टाइम होराइजन लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने शुरुआत कर दिया इन्वेस्टमेंट करने का। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बिना किसी टाइम होराइजन के इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, सारा पैसा आपने मान लीजिए इक्विटी में लगा दिया, 2-3 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत है, मार्केट अगर नीचे है तो आपको या तो लॉस हो सकता है या आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिले, तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें आप एक अपना टाइम होराइजन देख लीजिए। चाहे गोल आप स्पेसिफाई ना कर सके इस स्टेज में, लेकिन आई एम श्योर आपको इतना पता चलेगा कि कुछ पैसा आपको 2-3 साल के बाद चाहिए, कुछ पैसा 5 साल के बाद चाहिए। अभी कहा ना नहीं उनकी 4 साल के बाद 5 लाख की जरूरत होगी शादी के लिए। तो वो जैसे अभी समय है वो इक्विटी में डालने का समय नहीं है, क्योंकि 5 साल की अगर 4 साल का आपका टाइम होराइजन है तो आपकी एवरेज होल्डिंग पीरियड खाली 2 साल की है। पूरा पैसा इक्विटी में लगाएंगे तो बहुत ही रिस्की है। तो वहां पे आपको एक डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड देखना है या डेट फंड देखना है। तो आई थिंक इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो टाइम होराइजन जो है बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा ये देख लें। इन्होंने बात की है पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है राहुल। डेट पोर्टफोलियो के लिए उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। एक तो आपको टैक्स सेविंग मिलती है वहां पे, दूसरी आपको जो रिटर्न जो मिलती है, इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्स फ्री है। करंटली यहाँ पे आपको 8.7% का रिटर्न मिल रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि साथ में कि वो जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है राहुल यहाँ पे। सबसे पहले देखिए कि टैक्स आपको कितना पे करना है, उसको बचाने के लिए कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप बिना अंदाजा लगाए आप इन्वेस्ट करें और जरूरत से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन जितनी भी ऑप्शंस हैं टैक्स सेविंग की, वहां पे एक लॉक इन रहता है, तो आप अननेसेसरी आपका पैसा जो है वो लॉक इन हो जाएगा। वो मत देखिए। और इनकी जो अगर टैक्स सेविंग की बात करें, टर्म प्लान का प्रीमियम इनका है, इनका प्रोविडेंट फंड भी होगा, वो भी देख लें। और अगर ये पीपीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उसकी भी जो उस पर भी इनको टैक्स सेविंग मिलेगी। तो आई थिंक इस तरीके से ही अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इन्होंने एक चीज और कहा कि इनका घर खरीदने का इरादा है अगले 5 से 10 साल में। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 7 साल का अगर इनका टाइम होराइजन हो, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं यहाँ पे, 70 लाख का ये घर खरीदना चाहते हैं। मार्जिन मनी के लिए, कुछ और कॉस्ट के लिए तकरीबन इनको 10 लाख की जरूरत पड़ेगी।
वो अगर इनको कॉर्पस क्रिएट करना है, जैसा मैंने कहा 7 साल में, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अगर ये 6,000 रुपए इन्वेस्ट करें, 10% की अगर मैं रिटर्न मान के चलूं, तो ये अपना 10 लाख का जो कॉर्पस है घर के लिए इनको चाहिए, वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। 2 बैलेंस फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं, HDFC प्रूडेंस और ICICI बैलेंस। इन दोनों में आप इन्वेस्ट कीजिए। इस तरीके से आप शुरुआत कीजिए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, कोशिश कीजिए कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें टाइम होराइजन टारगेट लेके चलें, ताकि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो बिल्कुल सही हो। और एसेट एलोकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिसाइड करता है कि किस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा और किस तरह का रिस्क आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं। जब आप देख के इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक किसी भी अप्स एंड डाउन्स के लिए या किसी भी डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कितने समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। राहुल, आप फिलहाल 4,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, इसके अलावा आप 12 से 15,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं? नहीं, वो मिलाते हुए आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो 4,000 का तो निवेश है। जो बाकी पैसे बचे इनके, मान लीजिए कि 10,000 या फिर 8,000 और निवेश कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि शादी के लिए 5 लाख जोड़ने हैं, तो पॉसिबल हो पाएगा? 4 लाख जुड़ जाएंगे शादी के लिए? अगर ये 4 या 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो रफली जो है ये 5 साल में 3 लाख रुपए कुछ इन्वेस्ट करेंगे यहाँ। तो 5 लाख का अगर ये सही चुनाव करें फंड्स का, इक्विटी में या उसकी बजाय बैलेंस फंड अगर देखें तो मुझे लगता है वो सही रहेगा। और बाकी इनको घर के लिए जो कॉर्पस क्रिएट करना है उसमें इनको करीब 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो आई थिंक जितनी भी इनकी इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो इन दोनों गोल्स में लग जाएगी। और राहुल, एक काम पहले ये कीजिएगा, कल शायद आपका ऑफिस बंद हो, सैटरडे है, तो आप मंडे जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का वो कितना है। अगर वो आपको सफिशिएंट लगता है, 2-3 लाख के आसपास है, तो अभी कुछ दिन के लिए आप भले ही ठहर सकते हैं, एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले, लेकिन आगे चलते हुए आपको एक अलग से कवर हेल्थ प्लान लेने की जरूरत जरूर होगी। ये काम आप सोमवार को जरूर कर लीजिएगा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल सऊदी अरब से रुकमिंद्र राव पूछना चाहते हैं। राव साहब नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है जी, म्यूचुअल फंड्स में और कुछ इंश्योरेंस प्लान्स किया हुआ है। तो मेरे को 6 से 10 साल के पीरियड के अंदर 40 से 50 लाख का जरूरत पड़ेगा मेरे बच्चों का फ्यूचर एजुकेशन के लिए और उनका फर्दर स्टडी उसके लिए। तो मैंने जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ महीने में 14,000 रुपया। अच्छा। और इंश्योरेंस के थ्रू मैंने साल में 75,000 का एक HDFC प्लान किया हुआ है और 12,000 का एंडोमेंट्स प्लस 2 किया हुआ है। अच्छा। और 20,000 का एक एंस्टर प्लान किया हुआ है। ये सब कंटिन्यू भर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये था कि मेरे को ये टारगेट अचीव हो सकता है क्या नहीं? अगर होने के लिए और कुछ मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? राव जी, क्योंकि आपके हम फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने पूरे सवाल में कहीं भी एक तो आपने गोल सिर्फ एक बताए हैं कि 6 से 10 साल में आपको 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये आपका एक गोल हुआ। ये सारा निवेश आप सिर्फ इसी एक गोल के लिए कर रहे हैं या फिर आपके कुछ और भी फाइनेंशियल गोल्स है? नहीं मैडम, मेरा यही है कि मेरे बच्चों का पढ़ाई और उनका आगे का जो शादी के लिए खर्चे के लिए। और आपका रिटायरमेंट? जी मेरा एज अभी 43 है। मेरा रिटायरमेंट 60 ईयर तक है। मेरा इसके अलावा एक हाउस लोन भी है 19 लाख रुपीज का। हैदराबाद में मकान लिया है, तो उसका
EMI कट ऑफ है 20,750 रुपीज LIC हाउसिंग प्लान। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने ये बात तो अच्छी कही कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी वादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपका खर्चा कैसे चलेगा, इसकी प्लानिंग कुछ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं मैडम, उसके लिए तो अभी मैं सोचा नहीं है। पहले बच्चों का फ्यूचर सोचा है, बाद में मैं रिटायरमेंट का उसका प्लान सोचने का विचार बना रखा था। बाद में मतलब कब? अभी 43 साल उम्र हो गई है आपकी, आप बाद मतलब क्या 50 साल के बाद प्लानिंग शुरू करेंगे राव जी? सही बात है मैडम, लेकिन मेरे को अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। अभी मेरे को सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं अभी जरूर सोचिए। और हेमंत से हम जानते हैं, हेमंत बताइए, इनकी प्लानिंग ठीक है, बच्चे की पढ़ाई अपने आप में एक वित्तीय लक्ष्य होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी को भी जब निवेश शुरू करते हैं अपना रिटायरमेंट प्लान कर ले तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, कुछ समय पहले हमने बात की, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है। यानी आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बना सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो फोकस है राव साहब का बिल्कुल क्लियरली जो है इस समय पे मुझे लगता है वो चिल्ड्रन के एजुकेशन पे है। लेकिन जैसा आपने भी कहा और मैं भी यही कहना चाहूंगा डेफिनेटली कि इस समय पे जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को जरा रीअसेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपने ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, तो मैं चाहूंगा कि इस समय पे आप आपके जो बाकी लक्ष्य हैं बच्चों से जुड़े हुए भी, चाहे उनकी शादी हो या आपकी अपनी रिटायरमेंट जो हो सकता है आपका रिटायरमेंट के लिए करीब अभी 17 साल बाकी हो, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके रिटायरमेंट के लिए आपको एक बड़ी रकम लगेगी और जितना आप उसको डिले करेंगे उतना ही आपको बड़ी रकम बाद में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इस समय पे जब आप अपनी प्लानिंग देख रहे हैं तो इस समय पे अपने जो बाकी गोल्स हैं उनको भी देखिए। लेकिन साथ ही पहले देखते हैं इनका जो गोल इन्होंने बात की है चिल्ड्रन एजुकेशन की, वो किस तरह से यहाँ पे ये पूरा कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि 6 से 10 साल का टाइम होराइजन है हायर एजुकेशन के लिए। अब हायर एजुकेशन जब भी होती है उसमें कम से कम 3 या 5 साल का समय लगता है। हो सकता है कि उसकी पैसे की जो जरूरत है वो शुरुआत 6 साल के बाद हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है अगले 5 साल में होगी। इसी तरह की उनकी जो डॉटर है उनको शायद 8 साल के बाद शुरू होगी और अगले 5 साल तक उसकी जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज जो टाइम होराइजन है वो लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे बेटे की एजुकेशन के लिए करीब 9 साल का समय ले रहा हूँ और बेटी के एजुकेशन के लिए 12 लाख का। इन्होंने कहा कुल मिला के इनको 60 लाख की जरूरत है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 30 लाख उनके बेटे के लिए और 30 लाख उनकी बेटी के लिए। तो अब देखें किस तरह से अपना जो है टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अब पहला जो इनका टारगेट है जो बेटे की जो एजुकेशन के लिए, उसका टाइम होराइजन जैसे मैंने कहा 9 साल का टाइम होराइजन है। अगर हम यहाँ 11% का रिटर्न मान के चलें तो उनको तकरीबन 17,000 रुपए 17,000 रुपीज उनको इन्वेस्ट करना है। और बेटी की एजुकेशन के लिए यहाँ पे उनके पास 12 साल का टाइम होराइजन है तो उनको करीब 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के उनको 27,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। ये ऑलरेडी शायद 18,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 7,000 रुपए वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जहां तक इन 2 गोल्स का सवाल है, मुझे लगता है इनकी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, बाकी गोल्स को भी इनको यहाँ पे देखने की जरूरत है। अब हम इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इनका म्यूचुअल फंड का पहले पोर्टफोलियो लेते हैं। करीब 18,000 की SIP कर रहे हैं। 10 फंड है इनके पास। यहाँ पे 2 चीजें देखने की जरूरत है मिस्टर राव आपको। पहला तो आप जैसा मैंने कहा यहाँ पे 10 फंड है, फंड को कुछ कम करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कह दूं आपको कि आपके जितने भी फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। दूसरी मैं चाहूंगा कि आपके जो दोनों गोल्स हैं अभी विद इन चिल्ड्रन एजुकेशन, बेटे की पढ़ाई के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए, उन दोनों के लिए पोर्टफोलियो अलग अलग बनाइए। उसका फायदा क्या होता है कि हर समय आपको पता चलता है कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो में प्रोग्रेस हो रही है और आप हर समय पे आपके पास कंट्रोल रहता है कि आपके इन दोनों पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। तो 2 चीज कीजिए, एक तो पोर्टफोलियो दोनों का अलग अलग बनाइए और जैसे मैंने कहा फंड यहाँ पे कम कीजिए। लेकिन अगर आप बाकी जो गोल्स हैं उनके लिए भी शुरू करना चाहते हैं तब ये फंड रख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, सारे के सारे फंड आपके अच्छे हैं। आप देखते हैं किस तरह से आप अपनी एलोकेशन कर सकते हैं। बेटे के एजुकेशन के लिए आपको मैंने जैसा कहा 17,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। 3 फंड जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है उन्हीं को हम देखते हैं। ICICI फोकस ब्लू चिप है, एक प्योर लार्ज कैप फंड है, वहां पे 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। IDFC प्रीमियर इक्विटी एक क्वालिटी जो मिड कैप फंड है वहां पे 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बिरला सन लाइफ का फ्रंट लाइन जो फंड है उसमें 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह से आप 17,000 रुपीज का एलोकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी डॉटर की एजुकेशन की बात करें, जैसा मैंने पहले कहा 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। 5,000 रुपीज आप HDFC इक्विटी फंड में कर सकते हैं और 5,000 जो है DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कीजिए, यानी कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट फंड में उसको थोड़ा सा रीएलोकेट करने की जरूरत है। इन्होंने ये भी कहा साथी कि इनके पास स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है करीब 7 लाख की, जिसकी इन्वेस्टमेंट अभी गिर के 50% कम हो गई है। देखिए इक्विटी जो है एसेट क्लास है,
एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, लेकिन जब डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास लगता है कि कैपेबिलिटी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। टर्म प्लान इन्होंने लिया स्वाति 40 लाख का, 50 लाख का, मुझे लगता नहीं ये सफिशिएंट है। इनका लोन भी है 19 लाख का, करीब 1.5 करोड़ का इनको टर्म प्लान की जरूरत है। तो राव साहब, थोड़े बहुत बदलाव करने की जरूरत है पोर्टफोलियो में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बाकी लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके तय कीजिए और रिटायरमेंट उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, उसमें आप एकदम ही देरी ना करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हेमंत रुस्तगी। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे रुकमेंद्र राव से, उनके पूरे निवेश में या प्लानिंग में हेमंत, हमने उनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की बात नहीं की है। उनके पास करीब उनका टर्म प्लान है 50 लाख का कवर, आपने कहा कि वो बढ़ाने की जरूरत है। साथ में 3 पॉलिसी उनके पास और भी है, HDFC यंग स्टार सुपर 2 और HDFC यंग स्टार और एक एंडाउमेंट प्लस 2। इन तीनों प्लान का क्या करने, बने रहें या फिर निकल सकते हैं इसमें? देखिए, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी टर्म प्लान जो है वो करीब 50 लाख का कवर है और डेफिनेटली उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसको करीब उनको 1.5 करोड़ पे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बाकी इनकी दो जो पॉलिसीज की बात करें, उसमें एक एंडोमेंट प्लान है, 2 लाख का उसमें सम एश्योर्ड है। मुझे नहीं लगता जिस तरीके से वो प्लान कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा कोई यूटिलिटी है उसमें, तो डेफिनेटली वो 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी वो सरेंडर वैल्यू चेक करें और उसमें कंटिन्यू करने का मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा है। जो बाकी जो 2 है प्लान, वो भी यूलिप है, लेकिन वो बेसिकली चाइल्ड प्लान है, मतलब जो चाइल्ड एजुकेशन वगैरह के लिए आपको कॉर्पस बनाना हो तो उसके लिए वो प्लान देखी जा सकती है। लेकिन स्वाति, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो टर्म लिया है वहां पे 15 और 20 साल का लिया है, जबकि उनका जो टाइम होराइजन है बच्चों के एजुकेशन वगैरह के लिए वो 9 से 12 साल है। तो इन एनी केस वो उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। लेकिन ये क्योंकि 2011 में इन्होंने यूलिप लिया है तो कम से कम 5 साल उनको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद डेफिनेटली उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। इनफैक्ट मुझे लगता है उनके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में ही उनकी जो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे वो कि किस तरीके से अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, वो भी मिलता है। जब ये अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए SIP के द्वारा पूरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो प्लान में पैसा है, अगर इसको डिसकंटिन्यू करते हैं सम स्टेज पे, ये जो पैसा बचेगा करीब 75,000 रुपीज वो यूलिप में डाल रहे हैं और 24,000 रुपए शायद वो उस एंडोमेंट प्लान में डाल रहे हैं। 1 लाख रुपए साल का जो पैसा है वो डेफिनेटली अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ उसको कर सकते हैं। और अगर ये चाहें कि यूलिप में कंटिन्यू करें तो जो SIP का जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली जो है अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एलोकेट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। संजीव कुमार छत्तीसगढ़ से सवाल अपना इन्होंने ईमेल के जरिए भेजा है। इनकी उम्र है 37 साल, सैलरी है करीब 40,000 रुपए प्रति माह। इनके लक्ष्य पे अगर नजर डालें तो 13 साल में 25 लाख चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए। घर खरीदने के लिए 20 साल में करीब 10 लाख इन्हें जोड़ने हैं। 23 साल में 2 करोड़ की जरूरत होगी रिटायरमेंट के लिए और कुछ ही सालों में 5 लाख तक की एक गाड़ी भी खरीदने की ये सोच रहे हैं। अब सवाल यही है इनका भी कि ये सारे लक्ष्य पूरे करने के लिए प्लानिंग कैसे की जाए। जब इन्होंने अपना मेल किया था वहां पे हेमंत, इन्होंने काफी कैलकुलेशन की है, बहुत ही ज्यादा, और मुझे लगता है कि अपनी कैलकुलेशन में ये खुद ही भटक गए हैं और इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से किया जाए। आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर हम शुरुआत करें इनके इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो से, इन्होंने कहा टर्म प्लान इनका 40 लाख का कोई टर्म प्लान है। आई थिंक इनके जो करंट लेवल ऑफ इनकम है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। और इनके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो करीब शायद 3 लाख है। फैमिली में आई थिंक उनका एक बच्चा है और वाइफ है, तो मुझे नहीं लगता वो 3 लाख का कवर बिल्कुल सफिशिएंट है। वो डेफिनेटली यहाँ पे इनको एक फैमिली फ्लोटर प्लान देखना चाहिए। 8 या 9 लाख का कवर इनके पास होना चाहिए। अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्होंने कहा करीब 10 लाख का इनका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी इनके पास और 5 लाख का इनका जो बैलेंस है प्रोविडेंट फंड के अंदर और बाकी 5 लाख जो है वो इनका बैंक या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में है। उसके अलावा जैसे आपने कहा इनके पास 3 गोल्स हैं। अगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा पहले इनकी जो घर की जो लोन की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा 10 लाख का लोन लेना है 20 साल के लिए, तो 10,000 की EMI है इनके पास। अगर ये लोन लेते हैं तो अभी 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने SIP में, वो मुझे लगता है उनको बंद करनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये 2,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, वहां भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 500 बाकी जो है वो इन दोनों का जो पैसा है वो यहाँ पे अगर डाइवर्ट कर दें तो, क्योंकि हाउसिंग लोन भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप एक एसेट बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए घर होना बहुत जरूरी है, तो यहां तो ये कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा जो बच्चे की एजुकेशन के लिए उनको पैसा चाहिए
करीब आई थिंक उनको 13 साल में करीब 25 लाख रुपए चाहिए। जी। अभी इनके पास सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा है नहीं इस समय पे। 10 लाख का जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसमें 6 लाख रुपए अगर ये 6 लाख का पोर्टफोलियो ईयर मार्क करें बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो वो 13 साल में बढ़ के करीब 25 लाख हो जाएगा। तो वहां से दूसरा गोल ये अचीव कर सकते हैं। अब इनके पास बचा 4 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और 5-5 लाख की जो बाकी दो इन्वेस्टमेंट की बात की थी। अगर हम म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न लें और बाकी दोनों इन्वेस्टमेंट में 8-8% का भी रिटर्न पकड़े, तो 23 साल के बाद वो बढ़ के करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो जाए। तो उनको करीब 87 लाख रुपीस चाहिए। शायद इस समय पे ये इन्वेस्टमेंट ना कर सकें, लेकिन कुछ समय बाद जैसे इनकी सैलरी बढ़ेगी, वहां से उसमें अगर वो SIP के द्वारा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली जो है ये कॉर्पस जो है 87 लाख का बना पाएंगे। जो उनका टारगेट है 2 करोड़ का 23 साल के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करके, हमेशा इसलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत सिंपल रखिए, गोल्स को रियलिस्टिक बनाइए। टाइम होराइजन के हिसाब से अगर आप टारगेट बनाएंगे तो डेफिनेटली आप बड़े से बड़ा टारगेट भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से पूरा कर पाएंगे। श्री संजीव जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप शो देख रहे होंगे और आप जितने भी कैलकुलेशन किए हैं उसको थोड़ा साइड कीजिए और सिंपल तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से फोकस कीजिए अपने निवेश पर। आपके लक्ष्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल इतना ही योर मनी में आप सभी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।